डॉक्टर के क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ विश्व इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वाणिज्यवाद, मर्केंटिलिज्म। वाणिज्यवाद क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके उदय के क्या कारण हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ा और कौन कौन सी परिस्थितियाँ वाणिज्यवाद के लिए जिम्मेदार हैं, इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत विवरण इस वीडियो में आपको मिलेगा। मर्केंटिलिज्म, वाणिज्यवाद। बेचो बेचो, कुछ मत खरीदो और सोना इकट्ठा कर लो, यह जो वाक्य है वह वाणिज्यवाद का मुख्य उद्देश्य और मुख्य लक्ष्य है। कुछ यूरोपीय देशों की मान्यता ये थी कि जिस देश के पास जितना अधिक सोना और चांदी का संग्रह होगा वह देश उतना ही अधिक शक्तिशाली और समृद्ध होगा। अर्थात यूरोपीय देश की शक्ति और समृद्धि का परिचायक जो था वह अधिक से अधिक मात्रा में बुलियन का कलेक्शन था। सोने और चांदी की संग्रह करने की होड़ ने यूरोपीय देशों को अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करने के लिए विवश किया और जिसके माध्यम से वह यूरोप के बाहर अमेरिका, अफ्रीका, एशियाई देशों में अपने व्यापार को विस्तृत करते हुए अधिक से अधिक मात्रा में सोना और चांदी उन्होंने कलेक्ट किया। अठारहवीं शताब्दी के आसपास तक जो मर्केंटिलिज्म की सफलता का जो रहस्य था उसमें 5 चीज़ें थीं कि मोर लैंड, मोर ट्रेड, मोर गोल्ड, मोर वेल्थ और मोर पावर। अर्थात जिस देश के पास जितना अधिक भूमि होगा, जमीन होगा, जिसका जितना अधिक विस्तृत व्यापार होगा, जिसके पास जितना अधिक सोना और चांदी का कलेक्शन होगा, वह देश उतना ही समृद्ध होगा और उतना ही पावरफुल होगा। तो मर्केंटिलिज्म ने किसी भी देश के समृद्धि और शक्तिशाली होने के लिए इन 5 चीज़ों का निर्धारण किया। यह तस्वीर क्लाड लोरेन द्वारा 1639 में बनाया गया है। यह एक फ्रांसीसी बंदरगाह का दृश्य है। उस समय फ्रांस में वाणिज्यवाद अपने चरमोत्कर्ष पर था। वाणिज्यवाद क्या है? वाणिज्यवाद से अभिप्राय उस आर्थिक विचारधारा से है जो पश्चिमी यूरोप के देशों में विशेषकर फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी में 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य प्रसारित हुई थी और 18वीं शताब्दी के मध्य तक इसका खूब विकास हुआ। वाणिज्यवाद की धारणा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उससे प्राप्त धन से संबंधित है। वाणिज्यवाद के सिद्धांत के अनुसार कृषि आर्थिक दृष्टि से कुछ सीमा के बाद अनुत्पादक हो जाती है, परंतु उद्योग, व्यवसाय और वाणिज्य व्यापार की वृद्धि विस्तार की कोई सीमा नहीं होती है। औद्योगिकरण से और व्यापार की नियमित वृद्धि से देश सोना चांदी प्राप्त कर समृद्ध और शक्तिशाली होगा और यह वाणिज्यवाद का मूल सिद्धांत है। वाणिज्यवाद में व्यापारी वर्ग व्यवस्थित, सुनिश्चित और नियमित वाणिज्य व्यापार और सोने चांदी की प्राप्ति एवं संगठन पर अधिक बल दिया गया। अधिक स्वर्ण प्राप्त कर अधिक शक्तिशाली बनो, यह वाणिज्यवाद का मुख्य नारा था। अधिक धन संग्रह से देश की आर्थिक शक्ति और संपन्नता बढ़ती है और इससे राजनीतिक लक्ष्य सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं और आंतरिक शांति और बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा भी हो सकती है। वाणिज्यवाद को इंग्लैंड में वाणिज्यवाद, व्यापारवाद, जर्मनी में फ्रांस में कोलवर्टवाद और जर्मनी में कैमरालिन के नाम से जाना जाता है। वाणिज्यवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में 1776 में किया था। लुई 14वें के वित्त मंत्री जेबी कोलवर्ट ने फ्रांस की अर्थव्यवस्था को सुधारने हेतु वाणिज्यवाद की जिस नीति का प्रतिपादन किया वह कोलवर्टलिज्म या कोलवर्टवाद के नाम से जानी जाती है।
यद्यपि लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था थी काफ़ी दयनीय स्थिति में पहुंच गई थी। उस दयनीय स्थिति से निकालने के लिए जेबी कुलवर्ट ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था और जिसके आधार पे फ्रांस की अर्थव्यवस्था पुनः सुदृढ़ और समृद्ध हुई। तो उसने उस ड्राफ्ट में 6 चीज़ों पे जोर दिया था, जिसमें पहला था कि सड़कों एवं नहरों के विकास के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावी बनाना। दूसरा था सशक्त नौसेना का निर्माण करना। तीसरा था अनाज के निर्यात को नियंत्रित करना। चौथा था गिल्ड प्रणाली अर्थात गिल्ड सिस्टम पर सरकारी नियंत्रण करना। पांचवा प्रभावी व्यापारिक कंपनियों का गठन करना। और छठवां था उत्पादन एवं मुद्रा की वृद्धि हेतु उद्योगों की स्थापना करना। यह कोलवर्ट का ड्राफ्ट था जिसपे कार्य करते हुए फ्रांस ने पुनः अपनी आर्थिक जो विपन्नता थी उसको सुदृढ़ किया और एक सशक्त महादेश के रूप में निकला और विश्व के विभिन्न देशों में अपना उपनिवेश स्थापित करके अपने व्यापार को फ्रांस के अनुकूल बनाया। इसकी विशेषताएं ये हैं कि जो भी पॉलिसी बनाई जाए वाणिज्यवाद के अंतर्गत सरकार के संरक्षण में जो भी वित्तीय नियम बनाए जाएं, जो भी व्यापार से संबंधित नीति निर्धारित की जाए, उस नीति का मुख्य उद्देश्य यह हो कि उससे अधिक जो प्रॉफिट हो, जो लाभ हो, जो हित हो, वह अपने देश को हो। जिसके अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले एक किया कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो। जो भी पॉलिसी बनाई जाए उससे क्या हो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपने देश को अधिक प्रॉफिट हो। दूसरा, जो भी व्यापार हम कर रहे हैं वह अपने अनुकूल हो, उसका संतुलन बना रहे और वह संतुलन किसके हित में? यूरोप के हित में हो। सीमा शुल्क, जो भी वस्तुएं एक देश से दूसरे देश में जाती हैं तो उसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ से शुल्क निर्धारित किए जाते हैं जिससे उन वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। तो जब यूरोप के देश जब दूसरे देशों से जब रॉ मटेरियल लेके आते थे तो उसके लिए उन्होंने ऐसा बनाया कि वह रॉ मटेरियल बहुत कम दाम पे वह यूरोप भेज सके। लेकिन जब यूरोप की जो वस्तुएं थी, निर्मित वस्तुएं थी, अच्छी फैक्ट्रियों द्वारा जो बनाई हुई वस्तुएं थी, जब उनको वह दूसरे देशों में लेके जाते थे तो उस पर उनको कोई टैक्स देना नहीं होता था। तो उन्होंने आयात और निर्यात का जो पॉलिसी थी उसको भी उन्होंने यूरोप के संदर्भ में और यूरोप के हित को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया था। तो अगली विशेषता है कि पॉलिटिकल जो है वह पावर का यूज करना। वाणिज्यवाद के विस्तार के संदर्भ में जब यूरोप के बाहर अन्य महाद्वीपों में जब उन्होंने अपने मार्केट स्थापित किए तो उस समय उन्होंने अपनी कॉलोनी स्थापित की और उस कॉलोनी को स्थापित करने के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों से कई युद्ध भी लड़ने पड़े। तो उन युद्धों में उन्होंने अपने पॉलिटिकल पावर का पूरा उपयोग किया। और मुख्य विशेषता यह थी मोनोपोली ऑफ कॉलोनियल ट्रेड। जो औपनिवेशिक व्यापार है उस पर इन्होंने अपना एकाधिकार स्थापित किया। औपनिवेशिक व्यापार पर उपनिवेश स्थापित करने वाले देशों की कंपनियों का एकाधिकार हो। यह तत्व तो अपने देश के पूंजीपतियों एवं संयुक्त पूंजी कंपनियों के अंशधारियों को लाभान्वित करने हेतु स्वीकार किया गया था कि जो भी व्यापार हो वह जिस देश ने का वह उपनिवेश है वह उस देश के हित में ही होगा। आप इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल आ रहे हैं उस पर कोई नियम और कोई कानून नहीं होगा, वह उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाई टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, नो यूज फॉर फॉरेन शिप फॉर फॉरेन ट्रेड, कि विदेशी व्यापार के लिए किसी प्रकार के विदेशी जो यातायात हैं उसका उपयोग नहीं होगा।
नो टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड, कोई उस पर टैक्स नहीं होगा। कॉलोनीज बैन फ्रॉम ट्रेडिंग विदाउट अदर नेशन, जो कॉलोनी होगी, जो उपनिवेश होंगे, वह आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार का कोई व्यापार नहीं कर सकते हैं, उनका व्यापार प्रतिबंधित था। कच्चे जो माल थे, जो मटेरियल थे, उस पर अधिक मात्रा में टैक्स लगा दिया गया था। और यह सब जो पूरी की पूरी थी, वो सरकार के संरक्षण में हो रहा था, जो वहाँ की फ्रांस की हो या जर्मनी की हो या इंग्लैंड की हो, उन सरकारों के संरक्षण में इस तरह के नियम बनाए जा रहे थे, जिससे अधिक से अधिक जो प्रॉफिट हो वह फ्रांस को हो, जर्मनी को हो, इंग्लैंड को हो। रीजन ऑफ द राइज ऑफ मर्केंटिलिज्म, वाणिज्यवाद के उदय के क्या कारण हैं? तो सबसे पहले आर्थिक कारण है कि पहले 15वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य जो था कि यूरोप में वाणिज्य और व्यवसाय की वृद्धि बहुत अधिक हो चुकी थी, और मध्य युग के आरंभ में यूरोपीय जो अर्थव्यवस्था थी कृषि पर आधारित थी, और वहाँ जैसे ऊन है, कपड़ा है, फ्लेक्स है, शराब बनाना, तेल बनाना इत्यादि का उत्पादन उन व्यवसायों के माध्यम से, उन उद्योगों के माध्यम से होता था। लेकिन जनसंख्या की वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आरंभ होने, ब्रिटेन एवं फ्रांस एवं नीदरलैंड देशों की परस्पर व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, लाभदायक व्यापार की प्रवृत्ति, उपनिवेशीकरण, समुद्री मार्गों एवं नए देशों की खोज, समुद्री जहाज़ों का निर्माण, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना, निर्यात व्यापार के बदले सोना एवं चांदी का संग्रह, नौसेना की वृद्धि एवं व्यापारिक युद्धों, शहरीकरण एवं व्यापार हेतु नए बाजारों की स्थापना ने वाणिज्यवाद के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। दूसरा है पॉलिटिकल रीजन। 16वीं शताब्दी के में यूरोप के में राष्ट्रीय राज्यों एवं निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना हुई। राज्य को सैनिक दृष्टि से सशक्त बनाने पर जोर दिया जाने लगा, जिसके लिए वे धन की पूर्ति व्यापार एवं वाणिज्य से करने का प्रयास करते थे। निरंकुशवाद एब्सोल्यूटलिज्म यूरोप में 1660 से 1789 के मध्य इसका विस्तार देखने को मिलता है। निरंकुश शासकों में फ्रांस का लुई 16वां, रूस का पीटर प्रथम कैथरीन, पर्सा का फ्रेडरिक विलियम और ऑस्ट्रिया की महारानी मारिया थेरेसे प्रमुख थे। मैकियावेली ने अपने ग्रंथ द प्रिंस में निरंकुशवाद का प्रतिपादन किया था। तो निरंकुशवाद जो राज्य स्थापित हुए, जहाँ शासन तंत्र स्थापित किया, उन्होंने भी वाणिज्यवाद के उदय में काफी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। पुनर्जागरण जो है, उसने मानववाद पे जोर दिया और जो क्या कहते हैं लॉजिक पे फोकस किया, जिसके कारण लोगों में एक नई क्या कहते हैं सोचने की एक नई प्रवृत्ति डेवलप हुई, और उसके माध्यम से लाल बहादुर वर्मा के शब्दों में कहा जाए तो मध्यकाल तक सामाजिक जीवन अपेक्षाकृत सरल था। समाज में आधार तत्वों में सामंतवाद और चर्च ही प्रधान थे। सामाजिक संबंधों में धन और योग्यता से अधिक निर्णायक भूमिका कुलीनता अदा करते थे। अंधविश्वासों एवं अंध आस्थाओं के कारण लोग भाग्यवादी होते थे। सामाजिक चेतना की विडंबना यह थी कि लोग सांसारिक होते हुए भी इहलोक से अधिक परलोक की चिंता करते थे, इसलिए पादरी राज्य के अधिकारियों से अधिक सशक्त होता था। पुनर्जागरण के साथ समाज में कृषि के साथ व्यवसाय और उद्योग में भी रुचि बढ़ने लगी, और धीरे धीरे गांव और खेती का महत्व कम होने लगा। धन के उत्पादन के साधन बढ़ने लगे और समाज में व्यवसायी, बैंकर, उद्योगपति, बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक अपनी अपनी जगह बनाने लगे। कुल मिलाकर कहा जाए
यह स्पष्ट है कि पुनर्जागरण के साथ सामाजिक मूल्यों और संस्थाओं में मौलिक परिवर्तन होने लगा और आर्थिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए और वाणिज्यवादी विचारधारा का विकास हुआ। इस तरह से धर्म सुधार आंदोलन है, उसका भी प्रभाव जो है वाणिज्यवाद के उदय के लिए महत्वपूर्ण है। समुद्री जो क्या कहते हैं भौगोलिक खोज, जियोग्राफिकल जो डिस्कवरी हैं, वास्को डी गामा, कोलंबस ने कैसे यूरोप से अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के लिए जो समुद्री मार्गों की खोज की, तो इसके माध्यम से भी व्यापार को बढ़ावा मिला। सोने चांदी की डिमांड जो थी, पार्थसारथी गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में सोना एवं चांदी की बढ़ती हुई मांग को वाणिज्यवाद का एक प्रमुख तत्व बतलाते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक निश्चित मात्रा है जिसे विभिन्न राष्ट्र तथा वाणिज्यिक समूह आपस में बांट सकते हैं और इसके लिए बुलियन का होना जरूरी था। पहले तो व्यापारी विशेष रूप से उत्तरी यूरोप के देशों के जो व्यापारी एशिया के साथ व्यापार में संलग्न थे, उनके लिए बुलियन का निर्यात बेहद जरूरी था और इसका कारण यह था कि सूती कपड़े तथा अन्य चीज़ों के एशियाई जो संभरक अपने सामान के बदले सोना चांदी ही चाहते थे। तो सोने चांदी की बढ़ती हुई मांग ने वाणिज्यवाद के उदय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इसके बाद है वाणिज्यवादी जो साहित्य हैं, जो लिटरेचर हैं, जिसमें सर टॉमस मून की जो पुस्तक है ए डिस्कोर्स ऑन ट्रेड फ्रॉम इंग्लैंड अनटू द ईस्ट इंडिया, जो 1621 में आई। दूसरी किताब है इंग्लिश ट्रेजर बाय द फॉरेन ट्रेड। यह दोनों जो किताब है वाणिज्यवाद के समर्थन में लिखी गई है। जोसिया चाइल्ड की जो बुक है ए न्यू डिस्कोर्स ऑफ ट्रेड 1668 में लिखी गई है, यह भी वाणिज्यवाद के समर्थन में लिखी गई है। इसके अतिरिक्त एडम स्मिथ की द वेल्थ ऑफ नेशन, यह जिसमें वाणिज्यवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है, यह वाणिज्यवाद का निरूपण और उसकी आलोचना एवं निंदा करने के लिए इन्होंने किताब लिखी थी। इसके अतिरिक्त एंटोनियो सेरा की जो है, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में व्यापार में सोना चांदी के संग्रह एवं उद्योगों की उत्पत्ति वृद्धि के नियम द्वारा देश की समृद्धि पर बल दिया। इसके बाद जो कारण है उसमें है वाणिज्यवाद क्या कहते हैं व्यापारिक और औद्योगिक नियंत्रण, ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल जो कंट्रोल। इसमें नीदरलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस, जर्मनी ने वाणिज्यवाद के प्रोत्साहन हेतु ट्रेड बैलेंस अपने पक्ष में करने के लिए अनेक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी का उन्होंने अधिक से अधिक फायदा लिया, जिसमें ट्यूडर राजाओं ने नौकायन अधिनियम नेविगेशन एक्ट में इंग्लैंड की वाणिज्यवादी नीतियों को निर्धारित किया। व्यापारिक बोर्ड की स्थापना की गई और इस तरह से जैसे फ्रांस में भी कोलवर्ट ने पॉलिसी बनाई। जर्मनी का जो अर्थशास्त्री ने सामलर ने लिखा है कि वाणिज्यवादी नीति जर्मनी के संदर्भ में एक ऐसा तत्व प्रदान करती है जिसके माध्यम से पूंजीवाद के विकास तथा नेशन स्टेट के उदय का सफल सामंजस्य संभव हुआ। फिर कृषि का विकास है, कृषि का जो डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर का, वो उसने भी वाणिज्यवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। कॉलोनियल पॉलिसी, औद्योगिक जो औपनिवेशिक जो नीतियां हैं, कच्चे माल की प्राप्ति एवं तैयार माल के निर्यात हेतु यूरोप के वाणिज्यवादी देशों अपने उपनिवेश की स्थापना और उनसे व्यापारिक एकाधिकार पर बल दिया। स्पेन, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल की इस प्रतिद्वंद्विता में अंततः ब्रिटेन जो है सफल रहा। वाणिज्यवाद का पतन कैसे हुआ? पार्थसारथी गुप्ता के शब्दों में कहें तो यह कहना नामुमकिन है कि वाणिज्यवाद का व्यवहार करने वाले देशों में उसका पतन एक ही समय में या एक ही तरह के कारणों से हुआ। वाणिज्यवाद का सार पूरे देश की व्यापारिक नीतियों को लेकर ऐसे विनियमों के निर्माण से में निहित है
जो सभी व्यापारी तथा पूंजीवादियों के हित में हो। यह प्रवृत्ति नेपोलियन के युद्धों के बाद तक भली भांति जारी रही और मुक्त व्यापार जो है, फ्री ट्रेड है, हस्तक्षेप की नीति जो लेसेज फेयर है के समर्थन के कारण वाणिज्यवादी विचारधारा की निंदा की जाने लगी और यह इसका धीरे धीरे पतन संभव हुआ, जिसमें जो पहला कारण मानते हैं औद्योगिक क्रांति का आरंभ, कि उत्पादन की नवीन तकनीकी के विकास, मशीनों को भाप की शक्ति से चलाने, कोयले को पिघलाए जाने, लोहा बनाने के प्रयोग इत्यादि जो नए नए जो इससे उद्योग जुड़े, इसने वाणिज्यवाद के पतन को प्रोत्साहित किया। दूसरा है सोने चांदी की महत्ता थी उसमें कमी, क्योंकि यूरोप के देशों को यह महसूस होने लगा कि केवल सोने चांदी के संग्रह से जो जीवन है वो नहीं चल सकता है, जीवन यापन के लिए भी अन्य वस्तुओं की भी आवश्यकता है। अगर हम सोने चांदी के संग्रह में ही में लगे रहेंगे तो अन्य वस्तुओं के उत्पादन नहीं होने से जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है वह प्रभावित होगी। और सोने चांदी की अपेक्षा जनसाधारण के उपभोग की वस्तुओं को उपयोगी समझा जाने लगा। कृषि का महत्व बढ़ा, क्योंकि रॉ मटेरियल के लिए कृषि सेक्टर में विकास करने की आवश्यकता थी, तो कृषि यंत्रों का, कृषि जो बीज थे उनका विकास हुआ और उसके कारण जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के आरंभ होने से जनता के अधिकांश भाग कृषकों की दशा सुधारने पर जोर दिया जाने लगा। खाद्यान्नों की पूर्ति हेतु कृषि के विकास के प्रयास किए जाने लगे। मुक्त व्यापार नीति जो थी और कुछ जो साहित्य थे, वाणिज्यवाद विरोधी जो साहित्य थे, जो लिटरेचर थे, उन्होंने भी इसके पतन में काफ़ी सहयोग किया। वाणिज्यवाद का महत्व क्या है? वाणिज्यवाद ने राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। वाणिज्यवाद सामंतवाद के पतन का महत्वपूर्ण कारण बना। वाणिज्यवाद के कारण चर्च की शक्ति पे अंकुश लगा। वाणिज्यवाद के कारण विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्यवाद की ही देन है। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस आदि यूरोपीय देश वाणिज्यवाद के कारण ही विश्व शक्ति बनकर उभरे। अब देखते हैं कि हाउ मर्केंटिलिज्म वर्क, अर्थात वाणिज्यवाद ने कार्य कैसे किया। यूरोप के जो देश थे वह मदर कंट्री थे। यूरोप के बाहर के जो देश थे उसमें दो तरह के, अमेरिका और अफ्रीका के जो देश थे उसमें दो तरह की कॉलोनी थी, कॉलोनी ए और कॉलोनी बी। मदर जो कंट्री थी वह अधिक से अधिक क्या करती थी, धन और पावर के संग्रह पे अधिक से अधिक धन संग्रह करना और अधिक शक्तिशाली बनने का लक्ष्य रखती थी। आप देख सकते हैं कि कॉलोनी ए के साथ जो होता था, इंपोर्ट रॉ मटेरियल एट लो प्राइस, अर्थात कम मूल्यों पर क्या हो, कच्चे माल का आयात किया जाए और एक्सपोर्ट फिनिश प्रोडक्ट एट हाई प्राइस, और जो निर्मित वस्तुएं हैं उसको ऊंचे दामों पर बेचा जाए। कॉलोनी ए के साथ भी यही काम है, कॉलोनी बी के साथ भी उनका यही काम था। और कॉलोनी ए और कॉलोनी बी में किसी प्रकार का जो है ट्रेड नहीं होगा, दोनों ट्रेड क्या किया गया था, प्रतिबंधित किया गया था। और कॉलोनी ए और कॉलोनी बी के माध्यम से अधिक क्या था कि कलेक्ट गोल्ड, सिल्वर एंड अदर मेटल, अर्थात जितना अधिक से अधिक हो सके उतना सोना, चांदी और अन्य धातुओं को क्या किया जाए, संग्रह किया जाए। तो मदर जो कंट्री थी वह दोनों कॉलोनी से अपने फेवर में जो है व्यापार को, ट्रेड को कंट्रोल करके रखे थे। आप इसमें देख सकते हैं कि मदर कंट्री जो ट्रेजरी है उसमें कितना गोल्ड और सिल्वर भरा हुआ है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था वह यूरोप के पक्ष में था, जिसमें मोर एक्सपोर्ट, अधिक से अधिक क्या होता था, निर्यात होता था, और कम से कम क्या होता था, आयात होता था।
मदर कंट्री जो थी कॉलोनियों के साथ क्या करती थी, रॉ मटेरियल कॉलोनियों से लेती थी और उनको अच्छे और निर्मित वस्तुएं ऊंचे दामों पर बेचती थी, और जिससे उनको क्या प्रॉफिट होता, अधिक से अधिक मात्रा में गोल्ड, सिल्वर और फर और खाद्यान्न सामग्री प्राप्त होती थी। तो इस तरह से जो मदर कंट्री हैं अर्थात यूरोप के जो देश हैं जहां वाणिज्यवाद का वाणिज्यवाद जहां प्रारंभ हुआ, वह अन्य देशों से अधिक क्या करते थे कि अपनी वस्तुओं को बेच के उनसे अधिक से अधिक मात्रा में धन प्राप्त करते थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मर्केंट लिंक पे हमने डिस्कस करने का प्रयास किया, और थैंक यू फॉर वाचिंग आवर प्रेजेंटेशन। वी होप यू एंजॉय इट एंड लर्न समथिंग न्यू। हम आशा करते हैं कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।